देखो लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा था, पोटेंशियल डिफाइन किया था पहले। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डीपीएस नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जहां भी डाउट हो पूछना। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, आसान है ये, फोर्स पर बेस्ड है सारी। 5, 6, 7, 8, 9, 8। Two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force acting on each charge? ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया गया है। पूछा गया है कि इनके बीच में मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो सकता है। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस डिफाइंड है, फोर्स इज कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कांस्टेंट है, हमें दिया हुआ है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा। और किसी भी पार्टिकल पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, याद करो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो मिनिमम चार्ज किसी पार्टिकल पर हो सकता है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू बोल रहा हूं, मिनिमम वैल्यू शुड बी E। एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकाल लो तो प्लस E, एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो माइनस E, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता है, E से कम चार्ज नहीं हो सकता है, तो मिनिमम चार्ज होगा दोनों पे E, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम फोर्स निकाल सकते हैं अगर चार्ज को E मान ले तो, ठीक है ना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हो गया, 11, 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, 100 ग्राम वाटर है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर। 100 ग्राम वाटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबको लंप कर दे, एक साथ जोड़ दे सबको, ठीक है, तो एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। इसी तरह से जितने न्यूक्लियाई हैं उन सभी को लंप करके एक साथ जोड़ दें तो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल बन जाएगा। इनको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाए, डेफिनेटली एक प्लस Q होगा तो दूसरा माइनस Q, इक्वल बट अपोजिट चार्ज होंगे दोनों पे, राइट। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया तो इन पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच में वो निकालना है हमें, और उसको वेट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया है, बस हमें चार्ज निकालना है। तो 100 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको चार्ज निकालना है। 100 ग्राम वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे पहले तो ये देखना होगा हमें, राइट। तो H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा H2O का, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 18 ग्राम पर मोल, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है। मोलर वेट है, मतलब एक मोल का इतना मास होगा। तो 100 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 100 ग्राम बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स।
इतने मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, तो H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चार्ज हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर जोड़ दिया जाए, इतना ही चार्ज पॉजिटिव का भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल एटम या नॉर्मल मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो चार्ज निकाल लिया, अब आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13, 13। Question number 13. NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and chlorine ion when one electron of sodium is transferred to chlorine. Taking the separation, find the force of attraction between them. ठीक है, देखो क्या दिया है, NaCl molecule के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं। NaCl molecule कैसा बनता है, आयोनिक बॉन्ड से बनता है। जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को दे देता है, तो क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा -E, और सोडियम के पास आ जाएगा +E, ठीक है। ये इनके चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन हमें दी हुई है, सेपरेशन दिया है 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इनके बीच में फोर्स बताना है, ठीक है ना। तो फोर्स इज कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारा एजम्पशन क्या है समझना, एक्चुअल में जो सोडियम है उस पर चार्ज कैसा आएगा, जब वो दे देगा एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज आएगा कैसे, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा। और आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर अपने से बाहर पॉइंट्स के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जो कि उसके सेंटर पे रखा हो, ठीक है। इसीलिए ऑल्दो ये तो स्फीयर है बट फिर भी मैंने इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया है, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। 14th 15 14th फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, दो प्रोटॉन है। जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स की बात है दोनों पे +E चार्ज होगा, ठीक है। मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इनके बीच, कांस्टेंट E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दोनों का मास इक्वल है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कांस्टेंट G m1 m2 बाय R स्क्वायर, राइट। दोनों का रेशियो लेना है FE बाय FG, ठीक है। कांस्टेंट्स की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसकी वैल्यू रखो,
और रेशियो निकालो। ठीक है, फोर्टीन तक हो गया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में डाउट है? ठीक है, 15। दो प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स दिया हुआ है। इसका एक्सप्रेशन है C e रेस्ट पावर माइनस k बाय आर स्क्वायर। ठीक है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K। ठीक, F इज इक्वल टू C e रेस्ट पावर माइनस k। ओके, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा फिर से देख लें। e रेस्ट पावर माइनस k r अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, जिस तरह से छपा है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। यस, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें C और K का डायमेंशनल फॉर्मूला या उनकी यूनिट्स लिखनी है। ठीक, अब आप समझो इस चीज को, जो एक्सपोनेंशियल होता है ये फैक्टर, ये हमेशा एक नंबर होता है। ठीक है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। e की पावर समथिंग, ये तो डायमेंशनलेस हो गया पहली बात। दैट मीन्स C बाय आर स्क्वायर फोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट? तो C बाय आर स्क्वायर अगर फोर्स के इक्विवेलेंट है तो C किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? फोर्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट हो गई। हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हमें K के लिए यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। एक और चीज, E की पावर समथिंग, पावर भी हमेशा नंबर होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब के आर जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। के आर अगर डायमेंशनलेस है तो समझना आर जो है वो डिस्टेंस है। दैट मीन्स के क्या होना चाहिए? डिस्टेंस का इनवर्स। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? L माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। फिर क्या पूछा है? के की वैल्यू दी है। देखो इसमें, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 में, उसमें कहा गया है ये जो एक्सप्रेशन है ये दो प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का है। दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स भी लगता है। इन्होंने कहा है कि 5 फर्मी की डिस्टेंस पर दोनों में बैलेंस हो जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन में, राइट? तो C की वैल्यू हमें बतानी है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों को बैलेंस कर लेंगे। तो C की वैल्यू बतानी है, इसका सेकंड पार्ट जो है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस is equal to repulsive force. What is repulsive force? Coulomb's law से देंगे हम। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज रखो। आर जो है डिस्टेंस वो हमें दिया है 5 फर्मी। फर्मी जो होता है दैट इज 10⁻⁻15। ठीक है, मीटर। तो अब आप देख सकते हो ठीक है ना,
सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से 15 के बाद 17th 4 equal charges are fixed on 4 corners of a square. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to rest of the 3. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. चार्ज दिया है हर एक पर, मैं उसको क्यू कह रहा हूं. किसी एक पर फोर्स निकालना है बाकी 3 के कारण. हम इस पे फोर्स निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस 3. ठीक है, पहले इसके कारण देखें. इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा, मैं इसको एफ कह रहा हूं. इसके कारण रिपल्सिव फोर्स इधर उतना ही होगा, दोनों का चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. डिस्टेंस को मैं ए कह रहा हूं. इसके अलावा इसकी बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a. इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, कितना होगा ये देखो. चार्ज अभी भी सेम है, बस डिस्टेंस √2a हो गया. तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फोर्स हो जाएगा f/2. ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री. क्या किया जाए, देखो f के ये कंपोनेंट होगा cos थीटा वाला और ये sin थीटा. ऐसे ये f cos थीटा और ये sin थीटा. तो दोनों f के sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा वाले जुड़ जाएंगे. तो इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा f/2 प्लस 2f cos 45 डिग्री. ठीक है, तो √2 इंटू एफ, और यहां पर f क्या है ये देख लो. तो कांस्टेंट उसका फोर्स था q का, q और q के बीच में बाय ए स्क्वायर. चार्ज दिया है और सेपरेशन दी है उनकी. ठीक है, देन सेवनटीन्थ हो गया. इसके बाद 18th, 18th हो गया. 19th, 19th पूछना है. ठीक है, तो 18th से ही रिलेटेड है. देखो 18th प्रॉब्लम में दिया है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड घूमता है. ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन मतलब रेडियस भी दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो 19th में हमें स्पीड निकालनी इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा होगा, देखो बहुत आसान है. इलेक्ट्रॉन is executing circular motion around nucleus. For circular motion a centripetal force is required. तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, सो दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. फोर्स कितना होगा अट्रैक्शन का, कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. हमें दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है, मास दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो स्पीड निकाली जा सकती है. ठीक है, नाइनटीन के बाद 20 हो गया.
21, 22, 22। जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक हम ले रहे हैं सारे कूलम्स लॉ पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। आपको प्रॉपर सिचुएशन देखकर कूलम्स लॉ लगाना है। 22, two identical balls each having charge and mass are suspended from a common point by two insulating string each 50 gram long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart, then released. कॉमन पॉइंट से दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से हमने, ठीक है, इन चार्ज्ड बॉल्स को छोड़ा है। दोनों पे चार्ज सेम है, वो दिया हुआ है, मास भी दिया है दोनों का, ठीक। इनके बीच की सेपरेशन इनिशियली दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, कोई एक बॉल पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा वो बताना है, तो हम निकाल सकते हैं। इनके बीच की सेपरेशन दी है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कांस्टेंट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, देन द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, जो फोर्स लगेगा उसके कंपोनेंट लेना है। फोर्स निकाल लिया आपने, मान लो इसकी बात करें तो इस पे फोर्स इधर लगेगा रिपल्शन का, राइट। अब आपको ये डिस्टेंस पता है, लेंथ पता है स्ट्रिंग की, ठीक है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फोर्स के जो है दो कंपोनेंट होंगे, देखो, एक तो स्ट्रिंग के अलोंग होगा इस तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा f cos थीटा और स्ट्रिंग के अलोंग होगा f sin, ठीक है। देन टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, ठीक है। देखो स्ट्रिंग की टेंशन क्या होगी उसकी बात करें तो बॉल जो है उस पर एक और फोर्स लग रहा है, इसका वेट, और एक रिपल्शन का जो फोर्स है F, और इस तरफ होगी टेंशन, समझना। ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल हाफ एंगल थीटा लिया हमने, राइट। F के दो कंपोनेंट लिए, ये F cos थीटा और इस तरफ है F sin थीटा। ऐसे mg के भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये थीटा होगा तो स्ट्रिंग के अलोंग होगा mg cos थीटा और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इस तरफ होगा mg sin थीटा, ठीक। तो टेंशन निकालना है, थ्रेड के अलोंग फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, तो T शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो थीटा आप निकाल लोगे, लेंथ गिवन है उससे, तो ये टेंशन आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो देखो जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से है, ये बॉल है, डेफिनेटली इसका एक्सीलरेशन स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है, स्ट्रिंग के अलोंग नहीं, राइट। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इधर F cos थीटा और इधर mg sin थीटा, दोनों की वैल्यू निकाल लो। अगर F cos थीटा ज्यादा है तो इस तरफ एक्सेलरेट करेगा और mg sin थीटा ज्यादा है तो इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। मान लेता हूं कि F cos थीटा ज्यादा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स F cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं 22nd प्रॉब्लम में। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है।